हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं कई दिन से जो भारत सरकार के डिसेबिलिटी के लेटर हैं उनको डाल रहा हूं, और ये डिसेबिलिटी के लेटर आर्मी वालों पर, डीएससी वालों पर, टीए वालों पर एप्लीकेबल होते हैं। मैंने कल बताया था, डीएससी के किसी व्यक्ति ने पूछा था कि मैं सर इनवैलिड पेंशन आया हुआ हूं, जो कि 15 साल की सर्विस से पहले आ जाते हैं उनको इनवैलिड पेंशन मिलती है, जिनके केस नाना होते हैं। तो क्या मेरी फैमिली को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इनवैलिड पेंशन है वो रिटायरिंग पेंशन के बराबर है, क्योंकि आप 15 साल से पहले आ गए हो, डिसेबिलिटी होकर के आए हो नाना केस में, इसलिए वो इनवैलिड पेंशन कहलाती है। और इनवैलिड पेंशन आपकी खुद की कमाई हुई पेंशन है, वो डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है। आपको उस पर फैमिली पेंशन बनती है, और यदि किसी को नहीं मिल रही है तो साहब के लिए जरूरी है कि आप जाकर के एएफटी में वकील से बात करें। और डिसेबिलिटी पेंशन जो होती है, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान हो जाए डिसेबिलिटी, चाहे बाद में हो जाए या 15 साल से पहले हो जाए, उसके दो पार्ट होते हैं। एक सर्विस एलिमेंट होता है, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है। डिसेबिलिटी एलिमेंट जो होता है वो पेंशनर का व्यक्तिगत होता है, और दूसरी जो पेंशन होती है वो उस पर पेंशन मिलनी चाहिए। यदि किसी को नहीं मिल रही है तो अपनी सारी कहानी जा करके आप जा करके एएफटी में बताएं। ये सारी की सारी कहानी जो श्रीमती मनोहर ने लिखी है यहाँ पर, मैं आप ये चाहूँगा आप अपनी पूरी बात ले जा करके एएफटी में जाएं और बताएं। आपको कोई कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जो केसेज आ रहे हैं और जो एएफटी में जा रहे हैं वो वहाँ से जीत करके आ रहे हैं। और ये आप जो कहते हो डिसेबिलिटी पेंशन भैया 15 साल से पहले नहीं मिलती है, उसी को मिलती है जो डिसेबल्ड है, एग्रावेटेड केस है उसका, और वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है। यदि नाना केस में है तो आपको इनवैलिड पेंशन है, और इनवैलिड पेंशन आपकी सर्विस पेंशन के बराबर होती है, रिटायरिंग पेंशन के बराबर होती है। अब आपको एक्चुअल क्या मिला है यहाँ पूरा इस चीज़ से श्रीमती मनोहर जी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ये काफ़ी दिक्कत भरी बात है, तो मैं नहीं बता सकता आपको आप कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन फिर भी आपका जो केस है, आपको लगता है कि इस प्रकार की कोई बात है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाएं, आप एएफटी में अपने केस को बताएं। मैं तो केवल उन चीज़ों को डाल रहा हूँ यहाँ पर जो भारत सरकार के डिसेबिलिटी के लेटर हैं और उनकी जो वो है। एक है ये संदीप खरे जी। संदीप खरे कहते हैं, सर प्लीज इन्फॉर्म फॉर इंडिविजुअल अनविलिंगनेस फॉर शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट। क्या इस केस में डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी? संदीप जी, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि जब आप डिसेबल्ड हो जाते हो और इनवैलिडमेंट में आते हो, इनवैलिडमेंट का मतलब यह है कि पूरी सर्विस करके नहीं आते हो, 15 साल से पहले आ जाते हो, या आपकी सर्विस ही 17 साल की, आप 16 साल में आ जाते हो, लेकिन इनवैलिडमेंट में आते हो, तो 21/9/2023 से पहले तो ये रूल था कि शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट आपको मिले या नहीं मिले, या आप मना कर दें, अनविलिंग कर दें, तो आपका वो केस इनवैलिडमेंट का माना जाएगा और आपकी उसकी पेंशन बनती है। आप जिसमें जो सर्विस जितनी की है उसका 50%, और जो पेंशन आपकी बनती है उसका जो है जो लास्ट पे डाउन का 30% आपकी 100% के लिए होती है, यदि आपको पेंशन नहीं मिल रही है। तो मैंने एक लेटर डाला है, क्योंकि कल परसों जो डाला है कि मतलब अप टू 50% माना जाएगा, और नीचे उसमें नोट दे रखा था कि जो पूरी सर्विस करने के बाद आते हैं डिसेबल्ड होकर के, उनको 20% होना जरूरी है। उसका सीधा सा मतलब यह है कि यदि आप पूरी सर्विस करके आते हो, डिसेबल्ड हो, तो आपकी डिसेबिलिटी 20% होनी चाहिए। और यदि आप इनवैलिडमेंट में आते हो तो उस लेटर का मतलब यह है, यदि आपकी 1% भी है तब भी आपको इनवैलिडमेंट में पेंशन मिलेगी डिसेबिलिटी की। यदि नहीं मिल रही है तो आप जाइए वहाँ। हाँ, यदि 21/9/2023 से पहले आप आए हो और आप इनवैलिडमेंट हो, अनविलिंग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब 21/9/2023 के बाद जो अनविलिंग करके आ रहे हैं उनके केस को ये ऑन रिक्वेस्ट मान रहे हैं, और उसमें भी 20% की जरूरत है। अब एक सूबेदार मेजर है भाई, इनको पहले भी बताया था मैंने, सूबेदार मेजर एम टेक, और पता नहीं यार सत्येंद्र सिंह जी, पता नहीं भाई, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि भी इतनी बड़ी पोस्ट एम टेक वैसे हैं, और इनकी भाषा देखो,
मतलब है जैसे जो गलियों में लोग घूमते रहते हैं ना, जिनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, कोई तमीज नहीं होती है, इस प्रकार की लैंग्वेज है। आपको कुछ पता नहीं है, अपडेट होकर वीडियो बनाओ। भाई सूबेदार सत्येंद्र सिंह जी, इन कमेंटों को तो कोई भी कर लेगा यार, रास्ता खर्चा कर लेगा। इस प्रकार के कमेंट करने से क्या आपकी इज्जत बचती है? कि आपको कुछ पता तो मुझे बता दो यार, वहां से आप बता दो ना क्या क्या पता है आपको। मैं तो जो कुछ डाल रहा हूं भारत सरकार के लेटर हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उन्हीं को बता रहा हूं भैया पढ़ लो इनको। मैं तो अलग से कुछ बना करके लाया नहीं। और अच्छा, कहते हैं जवानों को दलाल मत बोलो। पहली बात तो मैंने किसी को जवान को दलाल बोला नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ये जो दलाली की जो बात कर रहे हो ना, ये बैठे जंतर मंतर पे और चारों ओर से रात और दिन वीडियो बना रहे हैं और भाग रहे हैं, इन लोगों ने और आप लोगों ने एक सर्विसमैन को बदनाम और अपमानित करा दिया है। ना तो आपकी भाषा में शालीनता है, ना आपके व्यवहार में शालीनता है, ना आपको नॉलेज है। इवन आप एक ज्ञापन भी नहीं बना पाए, उसी में आप आते हो, और मुझे लगता है उसी ग्रुप के हो आप। समझे? तुमको थोड़ी बहुत शर्म होती ना, तो मुझे लगता है तुम दोबारा मतलब मेरे इस पर कमेंट करने नहीं आते। आओगे तो सुनोगे। मतलब तुम्हारी एजुकेशन और तुम्हारा क्या नाम है रैंक जो है ना, दोनों के दोनों ये मेल नहीं खा रहे हैं भाई। अब इनको मेल बिठाइए, नहीं बिठाओगे तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे जो वीडियो जाते हैं बिल्कुल फैक्ट्स फिगर्स के होते हैं, भारत सरकार के लेटर्स के अनुसार होते हैं। मुझे लगता है तुमको ही कुछ पता नहीं है, तुम जानते हैं ना कुछ चीज को, तो शायद इस कमेंट को नहीं करते। पता ही नहीं है तुम्हें, भगवान ही रखवाला है तुम्हारा। और मुझे तो यह है कि तुमने पता नहीं सर्विस में रहते हो, पता नहीं कितने जवानों को सत्यानाश किया होगा, या तुम्हें भी मतलब भारत सरकार के लेटर भी तुम पढ़ना नहीं आता। अरे मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, मैंने वही लेटर डाले जो भारत सरकार ने कहे, सारे का सारे उनको ही डालता जा रहा हूं जिससे लोगों को जानकारी हो। मैं फालतू बकवास नहीं करता, मैं सरकार को नहीं कराता, पेड़ नहीं हिलाता, नदी तूफान नहीं लाता, झूठ नहीं बोलता, वो मेरे काम नहीं है। मेरा काम है केवल फैक्ट्स और फिगर्स के साथ लोगों को बताना। अब मैं इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं इसको खत्म करूंगा यहीं। थैंक यू, धन्यवाद।